तो शुरू करते हैं आज की क्लास और सबसे पहला कॉन्सेप्ट समझते हैं कि इमेजिन करो हमारे पास एक मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर n बाय n है, मतलब कि वो स्क्वायर मैट्रिक्स है। एक और मैट्रिक्स B है जिसका ऑर्डर भी n है, वो भी स्क्वायर मैट्रिक्स है। और ऐसे हैं दोनों कि एक दूसरे का इन्वर्स है दोनों, यानी कि A इंटू बी कम्स आउट टू बी I। ठीक है, सो A इज़ इन्वर्स ऑफ B एंड B इज़ इन्वर्स ऑफ A। ये बात इस इक्वेशन से समझ में आती है। उस इक्वेशन पे एक ऑपरेशन लगाया हमने, ए इन्वर्स से प्री मल्टीप्लाई कर दिया। प्री मल्टीप्लाई यानी कि पहले मल्टीप्लाई किया। सो ए इन्वर्स मल्टीप्लाइड बाय ए मल्टीप्लाइड बाय बी इज इक्वल्स टू, इधर भी ए इन्वर्स से मल्टीप्लाई करेंगे, सो ए इन्वर्स मल्टीप्लाइड बाय आई। एक रैंडम इक्वेशन है, जस्ट एंटिसिपेट करने के लिए लिख रहा हूँ। सो ए इन्वर्स ए क्या होगा, आई, और आई इंटू बी क्या होगा, आई इंटू बी बी ही होगा, और यहाँ पे ए इन्वर्स और आई। तो आई इंटू बी विल बी बी। किसी भी मैट्रिक्स को अगर उसके आइडेंटिटी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करते हैं तो वही का वही आ जाता है। एंड सिमिलरली ए इनवर्स इंटू आई विल बी ए इनवर्स। तो यहाँ से प्रूव हो गया, है ना। मतलब चाहे ये लिख लो चाहे ये लिख लो, दोनों ही सेम बात है। ये तो हो गया अपना पहला इक्वेशन। दूसरा इक्वेशन, दूसरे इक्वेशन में मान लो सपोज ए और बी ऐसे हैं सच दैट ए इंटू बी इज ज़ीरो। ठीक है, और दिया हुआ है यहाँ पे कि ए का मॉड जो है वो ज़ीरो नहीं है। तो हमने क्या किया, नेक्स्ट स्टेप में यहाँ पे हमने ए इनवर्स से प्री मल्टीप्लाई कर दिया दोनों साइड। तो लेफ्ट हैंड साइड क्या होना, ए इनवर्स इंटू ए इंटू बी इज इक्वल्स टू ए इनवर्स इंटू ज़ीरो मैट्रिक्स यानी कि नल मैट्रिक्स। सो ए इनवर्स ए विल बिकम आइडेंटिटी एंड दैट विल बी मल्टीप्लाइड विथ बी, एंड ए इनवर्स ज़ीरो विल बिकम ज़ीरो। ज़ीरो से कुछ भी मल्टीप्लाई कर लो, ज़ीरो ही मैट्रिक्स बनेगी। ठीक है, अच्छा ये यहाँ क्यों लिखा गया कि ए का मॉड्यूलस या ए का डिटर्मिनेंट ज़ीरो नहीं होना चाहिए, नहीं तो फिर ये ऑपरेशन नहीं कर पाते अपन, ज़ीरो बाय ज़ीरो नॉट डिफाइंड हो जाता फिर। तो ये हो गया नल मैट्रिक्स। तो यहाँ से आई इंटू बी इज़ अगेन बी, सो बी इज इक्वल्स टू ज़ीरो। तो यहाँ से ये कंक्लूड कर सकते हैं कि अगर दो मैट्रिसाइज का प्रोडक्ट नल मैट्रिक्स आ रहा है और एक मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट ज़ीरो नहीं है, तो दूसरे का डिटर्मिनेंट ज़ीरो होना पड़ेगा। ऐसे समझ सकते हैं। ठीक है, और एक और ऑपरेशन लगाते हैं इसमें। लेट्स से हमने ए से पोस्ट मल्टीप्लाई कर दिया, ए से पोस्ट मल्टीप्लाई किया यानी कि इस तरफ क्या गया बी इंटू ए, और इधर क्या गया नल मैट्रिक्स इंटू ए। सो ये अपने पास आया बी इंटू ए इज इक्वल्स टू ज़ीरो, यानी कि नल मैट्रिक्स। यानी मतलब यहाँ से कहानी शुरू हुई थी, ए भी ज़ीरो है ये दिया हुआ है। सो और ए इज़ नॉट ज़ीरो, है ना। मैट्रिक्स ऑफ डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज़ नॉट ज़ीरो। तो इससे पहला कंक्लूजन तो ये आया कि बी ज़ीरो होना पड़ेगा, और दूसरा कंक्लूजन क्या आया कि ए बी अगर ज़ीरो है तो बी ए भी ज़ीरो होगा। ठीक है, ये बात हमें याद रखनी है, जस्ट ऐसी रैंडम मैट्रिक्स अलजेब्रा है ये। अब आ जाते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे और कुछ इंपॉर्टेंट टाइप की स्क्वायर मैट्रिसेस समझते हैं। सो सम इम्पॉर्टेंट टाइप ऑफ स्क्वायर मैट्रिसेस। तो सबसे पहले तो इनकी डेफिनेशन लिखते हैं, इनकी डेफिनेशन क्या है, फिर उनके बेसिस पे कंक्लूजन बनाएंगे। तो सबसे पहली टाइप की इंपॉर्टेंट मैट्रिक्स है होती है आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स। आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स, ठीक है। तो ये यहाँ पे अपन स्क्वायर मैट्रिक्स की ही बात कर रहे हैं केवल और केवल, ये बात ध्यान में रखना। तो यहाँ पे लिख भी लेते हैं
कि स्क्वायर मैट्रिक्स A is called first idempotent matrix if A square is equals to A. अगर A स्क्वायर A के बराबर आ जाए तो वो मैट्रिक्स आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स होती है. ठीक है. अब इसका मतलब क्या है कि A स्क्वायर अगर A के बराबर है तो मैंने उठा के, मतलब ये तो डेफिनेशन लिख दी सबसे पहले तो. अब इससे इम्पॉर्टेंट कुछ अपन नोट समझते हैं, इसमें नोट बना रहे हैं कि क्या क्या हो सकता है कंक्लूजन इस छोटी सी बात का. सो फर्स्ट पॉइंट इज़ कि अगर A स्क्वायर A के बराबर है तो मैंने उठा के दोनों साइड पोस्ट मल्टीप्लाई कर दिया A से. सो A क्यूब किसके बराबर होगा? A स्क्वायर के बराबर. पोस्ट मल्टीप्लाई करो चाहे प्री मल्टीप्लाई करो कोई दिक्कत ही नहीं है क्योंकि दोनों ही A हैं. सो A क्यूब A स्क्वायर के बराबर है. फिर से मल्टीप्लाई करेंगे तो A की पावर 4 A क्यूब के बराबर आ जाएगा और A स्क्वायर तो A के बराबर है ही. सो A की पावर 3, A की पावर 2, A की पावर 31, A की पावर कुछ भी है ना, सब कुछ A के बराबर ही होंगे. ये बात समझ में आ रही है? तो क्या इंपॉर्टेंट कंक्लूजन है यहाँ से कि A की पावर K इज इक्वल्स टू K इफ A is idempotent. A is idempotent. ठीक है. और K क्या हो सकता है? अच्छा, A की पावर K इज इक्वल्स टू A. और K क्या हो सकता है यहाँ पे? K कोई नेचुरल नंबर होना चाहिए. ठीक है. सेकेंड पॉइंट, जैसे आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स है अगर, तो A स्क्वायर इज इक्वल्स टू A लिखा है हमने, दोनों साइड डिटर्मिनेंट ले लिया. सो A स्क्वायर का डिटर्मिनेंट इज इक्वल्स टू A का डिटर्मिनेंट. ठीक है. तो अब तुम बैठ के सोचो आराम से कि A स्क्वायर का डिटर्मिनेंट यानी कि A इंटू A का डिटर्मिनेंट, A इंटू A का डिटर्मिनेंट डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा. लास्ट क्लास में मैंने बताया था कि डिस्ट्रीब्यूटिव होता है ये डिटर्मिनेंट. तो यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट हुआ दो मैट्रिसेस पे. सो A इंटू A इज इक्वल्स टू A का डिटर्मिनेंट. सो ये हो गया डिटर्मिनेंट A का स्क्वायर इज इक्वल्स टू डिटर्मिनेंट का A. अब यहाँ से क्या कंक्लूजन निकल सकता है? इट इज़ जस्ट लाइक ऐसी इक्वेशन ही, एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू एक्स, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स इज इक्वल्स टू ज़ीरो, यानी कि एक्स एक्स माइनस वन इज इक्वल्स टू ज़ीरो. तो यहाँ से डिटर्मिनेंट ऑफ ए या तो वन हो सकता है या तो ज़ीरो हो सकता है, इसके अलावा कुछ नहीं. तो ये बहुत इंपॉर्टेंट कंक्लूजन है. आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स में 100% उस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट या तो ज़ीरो आएगा या तो वन आएगा. दिस इज़ ट्रू फॉर आइडेम्पोटेंट. तो ये हमारा दूसरा पॉइंट हो गया आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स का. ठीक है. अब तीसरे पॉइंट पर जाते हैं कि जैसे मान लो इफ़ डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज़ नॉट ज़ीरो, तो क्या होगा? डिटर्मिनेंट ऑफ ए वन होगा. आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स की बात कर रहे हैं. सो देन ए स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए, और दोनों साइड अगर इन्वर्स ले लिया है ना, ए इन्वर्स से मल्टीप्लाई कर दिया, पोस्ट मल्टीप्लाई, ये क्या बनेगा? ए इन्वर्स इंटू ए स्क्वायर यानी ए इंटू ए इज इक्वल्स टू ए इन्वर्स इंटू ए. तो ये वाली चीज़ हो गई आइडेंटिटी, और ये वाली चीज़ ए इज इक्वल्स टू ए इन्वर्स इंटू ए, दैट इज आइडेंटिटी. सो आइडेंटिटी इंटू ए इज ए इटसेल्फ. सो ए इज इक्वल्स टू आइडेंटिटी मैट्रिक्स. तो कहने का मतलब कि अगर डिटर्मिनेंट ज़ीरो नहीं आया आइडेंटिपोटेंट मैट्रिक्स का, कि डिटर्मिनेंट या तो ज़ीरो हो सकता है या तो वन हो सकता है, तो अगर डिटर्मिनेंट ज़ीरो नहीं है तो फिर 100% वो आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स होगी. तो इसको शब्दों में लिख लेते हैं तीसरे पॉइंट को. इफ़ डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज़ नॉट ज़ीरो फॉर एन आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स then it must be an identity matrix. It must be an identity matrix. ठीक है. तो ये तो हो गया अपना आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स. एक बार तुरंत रिवाइज भी करते चलते हैं कि आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स क्या है.
अगर ए स्क्वायर ए के बराबर हो जाए तो हम उस मैट्रिक्स को आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स कहेंगे और वो मैट्रिक्स स्क्वायर मैट्रिक्स है। ठीक है, अब इसके कंक्लूजन क्या क्या है कि ए स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए है, तो उठा के मल्टीप्लाई कर दो, किससे मल्टीप्लाई कर दो, ए से। सो ए क्यूब ए स्क्वायर के बराबर बन जाएगा, यानी कि ए क्यूब और ए स्क्वायर बराबर हो गए। प्रोसेस को अगर और मल्टीप्लाई करते जाओ तो ए की सारी पावर ए के बराबर है कुल मिला के, ये हम जनरलाइज फॉर्म में कह सकते हैं, वेयर के इज़ अ नेचुरल नंबर। ठीक है, फिर आ जाते हैं कि अगर ए स्क्वायर ए के बराबर है और हमने डिटर्मिनेंट ले लिया दोनों साइड, सो ये बन के ऐसा आ जाएगा कि हमें सॉल्यूशन निकाल के देगा कि आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स का जो डिटर्मिनेंट है वो या तो 0 आएगा या तो 1 आएगा। तो ये दूसरा कंक्लूजन मिला अपन को कि आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स का जो डिटर्मिनेंट है वो या तो 0 होता है या तो 1 होता है। अच्छा, तीसरे कंक्लूजन पे पहुँचे कि अगर आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट 0 नहीं है तो फिर हमने ए इनवर्स से मल्टीप्लाई किया और देखा तो आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स आई के बराबर आ गई, यानी कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो वहाँ से बताया कि अगर मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट 0 नहीं है तो वो आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स होगी। तो इतनी कहानी है अपनी आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स की। तो हमें केवल ये याद रखना है और उससे थोड़ा बहुत मैनिपुलेशन करके ये रिजल्ट याद हो जाएंगे हमें। अच्छा, ये टर्म इंपॉर्टेंट है आइडेम्पोटेंट, क्योंकि ये एनसीईआरटी में भी दी हुई है इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग। फिर आ जाते हैं अपन सेकंड में। तो फर्स्ट तो हो गई आइडेम्पोटेंट, सेकंड हो गई इनवॉलंटरी। इनवॉलंटरी मैट्रिक्स, इनवॉलंटरी मैट्रिक्स। इनवॉलंटरी की मैट्रिक्स की डेफिनेशन क्या है कि यहाँ पे ए स्क्वायर जो है वो आई के बराबर होता है। ए स्क्वायर इज इक्वल्स टू आइडेंटिटी मैट्रिक्स। अगर ऐसी सिचुएशन मैच हो रही है तो वो कहलाता है इनवॉलंटरी मैट्रिक्स। ठीक है, अब इसके कुछ अपन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिखते हैं कि इसका निष्कर्ष क्या है। सो कि अगर हमने ए स्क्वायर लिखा वो किसके बराबर है, वो आइडेंटिटी मैट्रिक्स के बराबर है ऑफ द सेम ऑर्डर। एन का मतलब क्या है, एन का मतलब कि जिस ऑर्डर का ये मैट्रिक्स है ए, उसी ऑर्डर की आइडेंटिटी मैट्रिक्स आएगी। आई एन का मतलब कुछ ऐसा काउंटर नहीं है वो कि प्लस प्लस नहीं है ना, आई एन का जस्ट ऑर्डर रिप्रेजेंट कर रही है। आई भी लिखेंगे तो भी सेल्फ अंडरस्टूड है वो, मतलब कि अगर ए स्क्वायर इक्वल्स टू आई है तो 100% जो ए का ऑर्डर है वो आई का होना पड़ेगा, लेकिन वो लिखने के लिए ताकि कन्फ्यूजन ना हो अपन एन लिख देते हैं। अच्छा, अब दोनों साइड अपन ने ले लिया डिटर्मिनेंट, दोनों साइड डिटर्मिनेंट लिया तो यहाँ क्या बनेगा, डिटर्मिनेंट ऑफ ए स्क्वायर का डिटर्मिनेंट। ठीक है, और इस तरफ बनेगा आइडेंटिटी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट। तो अभी देखा था थोड़ी देर पहले, ए स्क्वायर का डिटर्मिनेंट अपन लिख सकते हैं डिटर्मिनेंट ऑफ ए का स्क्वायर, एंड दैट इज इक्वल्स टू किसका डिटर्मिनेंट, आइडेंटिटी का। आइडेंटिटी का डिटर्मिनेंट 1 होता है। ठीक है, तो यहाँ से क्या कंक्लूजन निकल के आया कि डिटर्मिनेंट ऑफ ए या तो 1 होगा या तो -1 होगा। सो इनवॉलंटरी मैट्रिक्स के लिए डिटर्मिनेंट ऑफ ए क्या होता है, या तो 1 या तो -1। सो शब्दों में लिखें अगर कि डिटर्मिनेंट ऑफ इनवॉलंटरी मैट्रिक्स इज़ 1 और -1। ये बात अपन को ध्यान में रखनी है। ठीक है, दूसरा कंक्लूजन, ये तो हो गया पहला। दूसरे पे आ जाते हैं। क्या है डेफिनेशन इनवॉलंटरी मैट्रिक्स की कि ए स्क्वायर शुड बी इक्वल्स टू आइडेंटिटी मैट्रिक्स। अब दोनों तरफ हमने प्री मल्टीप्लाई कर दिया इसको, प्री नहीं, पोस्ट मल्टीप्लाई, प्री मल्टीप्लाई मतलब कि पहले मल्टीप्लाई करा ए इनवर्स से। ठीक है, तो पहले मल्टीप्लाई किया तो देखना इस तरफ क्या बनेगा, ए इनवर्स मल्टीप्लाइड बाय ए स्क्वायर। ए स्क्वायर को अपन ए इंटू ए लिख लेते हैं, और इधर क्या बनेगा, ए इनवर्स मल्टीप्लाइड बाय आई एन। ठीक है, अब ए इनवर्स इंटू ए विल बिकम आइडेंटिटी मैट्रिक्स मल्टीप्लाइड बाय ए, एंड दैट इज इक्वल्स टू ए इनवर्स इंटू आई एन। आई एन में कुछ भी मैट्रिक्स मल्टीप्लाई करो वही मैट्रिक्स बनती है। सो ए इनवर्स, और ये भी ए हो गया। तो यहाँ से क्या कंक्लूजन निकला कि ए इज इक्वल्स टू ए इनवर्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट कंक्लूजन है कि इनवॉलेंट्री मैट्रिक्स के लिए उसका इन्वर्स उसी के बराबर होता है। सो फॉर एन इनवॉलेंटरी मैट्रिक्स its
मतलब ऐसे ही लिख देते हैं ए इज इक्वल्स टू ए इनवर्स, इससे समझ में आ जा रहा है। ठीक है, अगर मैट्रिक्स का इन्वर्स उसी के बराबर आ जाए तो इसका मतलब कि वो इनवॉलेंट्री मैट्रिक्स है। फिर पहुंच जाते हैं अपन तीसरे पॉइंट पे। क्या डेफिनेशन है इनवॉलेंटरी की? ए स्क्वायर इज इक्वल्स टू आइडेंटिटी मैट्रिक्स। दोनों साइड हमने प्री मल्टीप्लाई किया ए के साथ, तो लेफ्ट हैंड साइड बनेगा ए इंटू ए स्क्वायर और राइट हैंड साइड बनेगा ए इंटू आई एन। ए इंटू ए स्क्वायर विल बिकम ए क्यूब और ए इंटू आई एन विल बिकम ए। तो यहाँ से ए क्यूब किसके बराबर है? ए के बराबर। ठीक है, अच्छा एक बार फिर से यही ऑपरेशन लगाया इस पर, तो यहाँ पे हमने मल्टीप्लाई किया ए फिर से, तो ये बनेगा ए की पावर 4 इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर। अब ए स्क्वायर क्या है? ए स्क्वायर तो ये है आइडेंटिटी मैट्रिक्स। अच्छा, ये ए क्यूब आइडेंटिटी मैट्रिक्स के बराबर नहीं है, ए की पावर 4 है आइडेंटिटी मैट्रिक्स के बराबर। ठीक है, अब फिर से एक बार और ऑपरेशन लगाएंगे यही वाला, तो ए की पावर 5 इज इक्वल्स टू आई एन इंटू ए, सो दैट विल बी ए। तो मतलब क्या कंक्लूजन निकल रहा है कि अगर ए की हम अगर ऑड पावर कर रहे हैं तब तो ए आ जा रहा है लौट के, और अगर इवन पावर कर रहे हैं तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स बन रहा है। तो यहाँ से वी हैव कंक्लूजन फॉर एन इनवॉलेंटरी मैट्रिक्स ए की पावर ऑड will give A and A की पावर even will give आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ठीक है, ये बात हमने कंक्लूजन में समझ ली। ठीक है, तो फिर से एक बार समझ लेते हैं कि इनवॉलेंटरी मैट्रिक्स क्या है। इनवॉलेंटरी मैट्रिक्स वो मैट्रिक्स है जहाँ पे ए स्क्वायर आइडेंटिटी मैट्रिक्स के बराबर आ जाए। ठीक है, अब एक ऑपरेशन लगाया इसमें कि दोनों तरफ डिटर्मिनेंट ले लिया, दोनों तरफ डिटर्मिनेंट ले लिया, तो इस तरफ तो ए स्क्वायर ए के डिटर्मिनेंट का स्क्वायर बचा और इस तरफ 1 बचा, यानी कि डिटर्मिनेंट का जो मैग्नीट्यूड है वो 1 या -1 है। तो इसका मतलब कि डिटर्मिनेंट इनवॉलेंटरी मैट्रिक्स का 1 या -1 होता है। दूसरा पॉइंट, प्री मल्टीप्लाई किया ए इनवर्स से, तो हमारे पास ए इक्वल्स टू ए इनवर्स आ गया, यानी कि इनवॉलेंटरी मैट्रिक्स के लिए ए इक्वल्स टू ए इनवर्स होता है। फिर ए से मल्टीप्लाई किया, प्री मल्टीप्लाई किया दोनों साइड, सो ए क्यूब ए के बराबर आ गया, ए की पावर 4 आइडेंटिटी आ गया, ए की पावर 5 फिर ए आ गया, यानी कि हर इनवॉलेंटरी मैट्रिक्स के लिए ए की पावर ऑड ए होता है और ए की पावर इवन आइडेंटिटी मैट्रिक्स होता है। ये कंक्लूजन हुआ अपना इनवॉलेंटरी मैट्रिक्स का। फिर आ जाते हैं हम थर्ड पे। थर्ड मैट्रिक्स इज कॉल्ड पीरियोडिक मैट्रिक्स। पीरियोडिक मैट्रिक्स, तो याद करो वो दिन पीरियोडिक फंक्शन कैसे अपन डिफाइन करते थे कि अगर कोई पीरियड से उसको वैल्यू को फिर से बढ़ा दिया, जैसे x की जगह x+t लिख दिया, तो क्या होगा, वही का वही फंक्शन आ जाएगा। सो मैट्रिक्स भी पावर अगर बढ़ा दी गई कुछ पीरियड से, एक पर्टिकुलर के से बढ़ा दी गई पावर, तो उसको बोलते हैं अपन कि पीरियोडिक मैट्रिक्स होगी, यानी कि a to the power k+1 शुड बी इक्वल्स टू a। ठीक है, तो अगर a to the power k+1 शुड बी इक्वल्स टू a है, तो k इसका पीरियड होता है। मतलब क्या किया हमने, मतलब हमारे पास एक मैट्रिक्स थी, ठीक है, उसका मान लो सपोज स्क्वायर किया हमने, तो ए स्क्वायर आया, तो वो बराबर नहीं आई। ठीक है, मतलब कि इसका जो ये पीरियड है वो 2 नहीं है। फिर हमने क्यूब किया तो वो बराबर आ गई मान लो सपोज, तो हम कहेंगे जो इसका पीरियड है वो क्या है, क्यूब नहीं किया, हाँ सॉरी क्यूब किया, तो इसका पीरियड क्या है, इसका पीरियड 2 है, क्योंकि हमने एक्चुअली में इसको ए स्क्वायर से मल्टीप्लाई किया तब जाके ये वापस रिपीटेड आई। ये बात समझ में आ रही है? तो ये जो के है यहाँ पे, ये इसका पीरियड कहलाता है। सो इसको लिख लेते हैं, कि लीस्ट वैल्यू ऑफ k इज कॉल्ड पीरियड।
इज कॉल्ड पीरियड। ठीक है। अच्छा, नल मैट्रिक्स के लिए मान लो सपोज कोई नल मैट्रिक्स है, तो उसका स्क्वायर कर लो, चाहे उसकी पावर 1 कर लो, चाहे कुछ भी कर लो, वो तो नल मैट्रिक्स ही आएगी। तो नल मैट्रिक्स एक पीरियोडिक मैट्रिक्स होती है, लेकिन उसका पीरियड डिफाइन नहीं है ना, क्योंकि कुछ भी पावर रखो वो तो ज़ीरो ही आना है। सो नल स्क्वायर मैट्रिक्स, नल स्क्वायर मैट्रिक्स is periodic, but its period is not defined। ठीक है। तो नल स्क्वायर मैट्रिक्स पीरियोडिक मैट्रिक्स कहलाती है, लेकिन उसका पीरियड डिफाइन नहीं होता है। तो ये तो बात हो गई चौथी पीरियोडिक मैट्रिक्स की। फिर आ जाते हैं हम, जैसे मान लो एक मतलब मैं मिसकंसेप्शन निकालने के लिए फिर से एक बार कोई एग्जांपल लिख के देता हूँ तुम्हें, कि हम पावर बढ़ाते गए और पहली जो पावर मैच हुई ए की पावर 5 इज इक्वल्स टू ए, तो यहाँ पीरियड कितना है, यहाँ पीरियड 4 है ना, क्योंकि इसको k+1 की तरह देखना है हमें। तो ध्यान रखना इस बात का बस। तो पहली हो गई आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स जिसमें ए स्क्वायर ए के बराबर आ जाता है। फिर हो गई इनवॉलेंटरी मैट्रिक्स जिसमें ए स्क्वायर आइडेंटिटी मैट्रिक्स के बराबर आ जाता है। फिर हो गई अपनी पीरियोडिक मैट्रिक्स जिसमें ए की पावर k+1 के बराबर आ जाता है, और जहाँ पे k उसका पीरियड होता है। अब चौथी की बात करते हैं। चौथी इज कॉल्ड निल पोटेंट मैट्रिक्स। निल पोटेंट मैट्रिक्स। अच्छा, ये इसकी डेफिनेशन क्या होती है कि मान लो हम एक मैट्रिक्स है हमारे पास स्क्वायर मैट्रिक्स, उसकी पावर चढ़ाते चढ़ाते बढ़ाते बढ़ाते एक ऐसी पावर पे पहुंच गए जिसकी वैल्यू हो गई ज़ीरो, मतलब ए की पावर m इज इक्वल्स टू नल मैट्रिक्स। तब ये ए आइडेम्पोटेंट निल पोटेंट मैट्रिक्स कहलाती है, और जो m है वो इंडेक्स कहलाता है निल पोटेंसी का। जैसे फॉर एग्जांपल हमने एक मैट्रिक्स लिखी, ठीक है, वो नल मैट्रिक्स नहीं है। फिर उसका स्क्वायर किया, वो भी नल मैट्रिक्स नहीं है। फिर उसका क्यूब किया, वो भी नल मैट्रिक्स नहीं है। फिर उसका एक और पावर बढ़ाई, ए की पावर 4। अच्छा, मतलब कैसे बढ़ा रही है अपन, मतलब कैलकुलेट करके, और वो ऐसे सेट होके आई कि यार उसकी वैल्यू ज़ीरो आ गई। इसका मतलब ये आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स है, सॉरी निल पोटेंट मैट्रिक्स है, और जिसकी इंडेक्स 4 है। सो दिस 4 इज द इंडेक्स ऑफ निल पोटेंसी। अच्छा, अब ए की पावर 5 100% ज़ीरो ही आएगी, मैट्रिक्स नल मैट्रिक्स आएगी। क्यों? क्योंकि यहाँ पे ऑपरेशन लगा के देखो, मल्टीप्लाई करो दोनों को ए से, तो ये वाली चीज़ बनेगी ए की पावर 5, और इस तरफ ज़ीरो ही बना। कितनी बार भी ए से मल्टीप्लाई कर लो, उसके बाद फिर हमेशा ही ए की पावर कुछ भी रख लो 4 के बाद, वो ज़ीरो ही बनेगी, नल मैट्रिक्स ही बनेगी। इसका मतलब जब पहली दफ़ा पावर लगाई अपन ने जो पावर, और उसकी वैल्यू कैलकुलेट होकर नल मैट्रिक्स आ गई, तो इसका मतलब वो पावर उसकी इंडेक्स कहलाती है निल पोटेंसी की। ये चीज़ अपन को याद रखनी है। सो दिस m इज कॉल्ड इंडेक्स ऑफ निल पोटेंसी, इंडेक्स ऑफ निल पोटेंसी। ठीक है। तो इसमें अपन कुछ कंक्लूजन लिख देते हैं कि निल पोटेंट मैट्रिक्स का क्या मतलब है, ए टू द पावर m इज इक्वल्स टू ज़ीरो। तो इसका अभिप्राय है कि ए की पावर m से जो जो बड़ी चीज़ें होंगी, जैसे ए की पावर m+1 विल बी ज़ीरो मैट्रिक्स, ए की पावर m+2 विल बी ज़ीरो मैट्रिक्स, एंड सो ऑन। या कंक्लूजन लिख सकते हैं इसको एक मैथमेटिकल टर्म्स में लिखना चाहें तो, ए की पावर k इज़ ज़ीरो मैट्रिक्स if a to the power m is zero matrix, given condition is k should be greater than or equals to m। m से अगर बड़ा, पहली बार अगर पावर m चढ़ाने पे नल मैट्रिक्स आई है, तो उससे ज़्यादा कुछ भी पावर चढ़ा लो, ज़ीरो ही आएगी। ठीक है, ये बात अपन को
याद रखनी है, द लीस्ट वैल्यू ऑफ m इज कॉल्ड इंडेक्स. द लीस्ट वैल्यू ऑफ m is called index of nilpotency. ठीक है. उससे पहले जो भी पावर है, यानी कि a की पावर m-1 है तो वो ज़ीरो नहीं होगी. a की पावर m-2 है तो वो ज़ीरो नहीं होगी. ठीक है. तो ये पहला पॉइंट हो गया, ये दूसरा पॉइंट हो गया. अब तीसरा पॉइंट देखो इसमें कि a की पावर m नल मैट्रिक्स आ रहा है. हमने दोनों साइड डिटर्मिनेंट लिया, तो दोनों साइड डिटर्मिनेंट लिया तो a की पावर m का डिटर्मिनेंट बना और यहाँ पे नल मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट बना. सो a की पावर m ये डिस्ट्रीब्यूटिव है मल्टीप्लिकेशन में, तो मॉड a टू द पावर m आ जाएगा और इधर से क्या आ जाएगा, ज़ीरो. अब इसका क्या मतलब है, इसका केवल एक ही मतलब है कि जो डिटर्मिनेंट ऑफ a है वो ज़ीरो होना चाहिए. सो एक निल पोटेंट मैट्रिक्स के लिए उस मैट्रिक्स का जो डिटर्मिनेंट है वो ज़ीरो आता है. ठीक है. तो ये बात हमें याद रख लेनी है बस कि फॉर अ निल पोटेंट मैट्रिक्स डिटर्मिनेंट ऑफ दैट मैट्रिक्स इज ज़ीरो. ठीक है. तो एक बार फिर से रिवाइज करते हैं कि क्या बातें कह दी गई. कि सबसे पहले आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स की केवल एक ही डेफिनेशन है, वो डेफिनेशन है ए स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए. ठीक है. आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स सबसे फेमस है इन चारों में से, कि ज़्यादातर हमारे दिमाग में या हमारे एनकाउंटर में यही मैट्रिक्स आने वाली है. सो आई ए स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए, ऐसे याद रख लेना है. उसके बाद फिर नेक्स्ट जो है, अच्छा इसके कंक्लूजन क्या क्या है. इसके कंक्लूजन है कि ए की पावर के ए के बराबर होगा अगर वो आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स है तो, और उसका मॉड्यूलस या तो ज़ीरो या तो वन के बराबर होगा. और अगर ज़ीरो के बराबर नहीं है तो 100% वो आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स होगी. ठीक है. और फिर इनवॉलेंट्री मैट्रिक्स को क्या डेफिनेशन है कि ए स्क्वायर इज आइडेंटिटी मैट्रिक्स. जैसे नाम से याद रख सकते हो आई एन यानी इधर आई एन लिखा रहा है, तो मेरा एक तरीका है याद रखने का जस्ट. अच्छा इसके क्या क्या कंक्लूजन है कि डिटर्मिनेंट ऑफ ए या तो वन होगा या तो -1 होगा. ठीक है. और जो ए है वो ए इन्वर्स के बराबर होगा, यानी कि इनवॉलेंट्री मैट्रिक्स के लिए उसका इन्वर्स उसी के बराबर होता है. एक और क्या कंक्लूजन कि अगर हमने ऑड पावर चढ़ाई है इनवॉलेंट्री मैट्रिक्स के लिए तो वो ए बन के आती है, और इवन चढ़ाई है तो वो ये बन के आ जाती है आई एन. तो यहाँ से दिमाग में कभी कभी आ सकता है कि ए की पावर ऑड इज़ ए, तो क्या ये आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स हो गई. तो ये कहना गलत हो जाएगा, क्योंकि वो जो आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स का कंक्लूजन था वो आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स की डेफिनेशन नहीं थी. आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स का कंक्लूजन था कि कुछ भी पावर चढ़ा दो वो आना चाहिए ए के बराबर. लेकिन यहाँ तो अगर ऑड पावर चढ़ा रहे हैं तो ए आ रही है, इवन चढ़ा रहे हैं तो आइडेंटिटी आ रही है. सो आइडेम्पोटेंट नहीं है ये ना, इनवॉलेंट्री की प्रॉपर्टीज़ है. फिर आ गए पीरियोडिक मैट्रिक्स पे कि ए को हम लिख सकते हैं ए की पावर k+1, वेयर के इज़ द पीरियड ऑफ द मैट्रिक्स. तो जैसे ए की पावर 5 इक्वल्स टू ए है, तो अपन कहेंगे कि पीरियड क्या है इसका 5. और फिर अगला, फिर ए की पावर क्या आना चाहिए, ए की पावर 9 आना चाहिए ए के बराबर, है ना. k+1 लिख रहे हैं तो 2 × 4+1. फिर अगला क्या आना चाहिए इसके बराबर 13, ए की पावर 13. तो ये कहलाएगा कि ये सब पीरियोडिक मैट्रिक्स है. फिर आ गए अपन निल पोटेंट मैट्रिक्स पे कि ए की पावर m चढ़ाई और ज़ीरो आ गया वो, तो अपन कहते हैं कि वो निल पोटेंट मैट्रिक्स है. और जैसे ए ज़ीरो नहीं आया, ए स्क्वायर ज़ीरो नहीं आया, ए क्यूब ज़ीरो नहीं आया, फिर ए की पावर 4 ज़ीरो आ गया, तो उसके बाद फिर सब कुछ ज़ीरो आएगा, पावर जितनी बढ़ाते जाएंगे अपन. और जो सबसे कम पावर है जिस पे ज़ीरो नसीब हुआ है, नल मैट्रिक्स नसीब हुई है, वो कहलाती है इंडेक्स ऑफ निल पोटेंसी. ठीक है. अच्छा यहाँ पे क्या कंक्लूजन है कि ए की पावर
m 0 आ गया तो फिर उससे जो बड़ी पावर है वो भी 0 आएंगी बस, और उससे छोटी पावर 0 नहीं आएंगी। फिर नेक्स्ट, अगर दोनों साइड डिटर्मिनेंट ले लिया तो क्लियरली निल पोटेंट मैट्रिक्स का मतलब है कि उसका डिटर्मिनेंट 0 हो रहा है। सो निल का मतलब होता ही 0 है, मतलब ऐसे समझ सकते हैं। सो निल पोटेंट मैट्रिक्स इज नथिंग बट व्हेन अ मैट्रिक्स इज रेज्ड टू पावर समथिंग it will become 0 और that raised power is called the index of the nilpotency। तो ये बात हमें ध्यान में रखनी है। इसके मद्देनज़र एक एग्जांपल सॉल्व करते हैं। सो डेफिनेशन इम्पॉर्टेंट है, ये सब कंक्लूजन तो अपन ऑन द स्पॉट देख सकते हैं, डेफिनेशन इम्पॉर्टेंट है। सो एक एग्जांपल है क्वेश्चन नंबर 1 कि फाइंड वेदर 1 2 3 1 minus 1 2 3 3 9 is nilpotent or not, is nilpotent or not। ये जो मैट्रिक्स दी हुई है ये निल पोटेंट है कि नहीं। तो निल पोटेंट की डेफिनेशन क्या है? निल पोटेंट की डेफिनेशन है कि सबसे पहला चेक, मतलब कि इनमें से एक भी कंडीशन सेटिस्फाई नहीं करी तो निल पोटेंट नहीं रहेगी। तो अपन ये वाली कंडीशन देख लेते हैं कि इसका डिटर्मिनेंट 0 नहीं होना चाहिए। ठीक है, अगर डिटर्मिनेंट 0 नहीं है तो फिर कैलकुलेट करना शुरू करेंगे अपन। ए कैलकुलेट करेंगे, फिर ए स्क्वायर कैलकुलेट करेंगे, फिर ए क्यूब कैलकुलेट करेंगे। ऐसा करते करते चलते जाएंगे और जहाँ पे 0 आ गया है ना, मैट्रिक्स मतलब नल मैट्रिक्स आ गई, सब मतलब कि सारे एलिमेंट 0, फिर कह देंगे अपन कि हाँ भाई ये इसका निल पोटेंसी है। लेकिन सबसे पहले सबसे ईजीएस्ट कंडीशन तो ये लग रही है कि अगर डिटर्मिनेंट ऑफ ए 0 नहीं आया तब तो 100% 0 नहीं होगी, मतलब तब तो 100% निल पोटेंट नहीं होगी। तो सबसे पहला चेक पॉइंट लगाते हैं कि वी विल चेक इफ़ मॉड ए इज़ 0 और नॉट। मॉड ए यानी कि डिटर्मिनेंट ऑफ ए। तो लगाया बस, और क्या। 1 2 3 1 minus 2 2 3 3 9 1 यहाँ पे, फिर आया है यहाँ से -18 -6, फिर -2 9 -6, फिर +3 3 +6 दैट इज़ 9। तो इसको सॉल्व किया तो ये आ रहा है -24 +6 +18। तो 6 और 18 होता है 24। 24 में से 24 चला गया तो 0। इसका मतलब मॉड ए तो 0 आ रहा है भाई। एक बार फिर से चेक कर लेता हूँ मैं। 1 2 3 यहाँ पे 1, तो ये आया -18 -6, फिर आया -2 9 -6। ये नेगेटिव आएगा, ये गड़बड़ कर दी। तो 3 ये -6 आएगा यहाँ पे। तो भाई ये 0 नहीं आ रहा है ना। 0 आ जाता तो फिर तो अपना महंगा पड़ जाता काम। क्यों? क्योंकि फिर ए चेक करना पड़ता, फिर ए स्क्वायर चेक करना पड़ता। निलपोटेंट बोल देते अपन हाँ, वैसे पूछा तो इतना नहीं था कि निलपोटेंट है कि नहीं, ये थोड़ी पूछा था कि निलपोटेंसी का इंडेक्स क्या है। तो ठीक है, अगर 0 आ जाता तो कहते कि निलपोटेंट है, 0 नहीं आया तो मतलब कि निलपोटेंट नहीं है। सो इट कैन नॉट बी निलपोटेंट। ठीक है, फिर आ जाते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन कि ए इज़ गिवन एज 2 -2 4 माइनस में -1 3 4 1 -2 -3। तो find whether A is idempotent or not, idempotent or not। तो सोचो idempotent का क्या मतलब होता है। idempotent का मतलब होता है कि a square should be equals to a। so if a square is equals to a then idempotent, otherwise not, तो इसका मतलब निकालते हैं और क्या, a स्क्वायर निकालते हैं, a से a मल्टीप्लाई करेंगे। सो ये हो गया अपने पास, ए स्क्वायर लिख रहे हैं यहाँ पे, a इंटू ए 2 -2 -4
-1 3 4 1 -2 -3 मल्टीप्लाइड बाय यही कि यही मैट्रिक्स, ठीक है। तो इसको सॉल्व करते हैं। तो सॉल्व कर रहा हूँ मैं, तुम भी अपना सॉल्व करो। 2 2 जा 4 4 + 2 + 1 नहीं 4 + 2 -1 -4 6 - 4 दैट इज़ 2। फिर अगला एलिमेंट आएगा -4 -6 -9 नहीं -6 तो -10 और फिर +8 तो यहाँ पे भी 2 -10 +8 -2 फिर -8 -8 16 16 + 9 हो जा 2 4 जा 8 माइनस में -16 + 9 यहाँ पे -7 आ रहा है। सही है क्या ये वाला? ट्वेल्व आ रहा है उधर पे सर। 12 आ रहा है। 4 से 12 एक तो -16 +12 तो ये आ रहा है 4 आ रहा है सॉरी नहीं 12 -4 आ रहा है -4 आ रहा है। हाँ माइनस तो मतलब सस्पेंस अगर देखो -4 नहीं आता मतलब एक के बराबर नहीं बनती तो यहीं सस्पेंस खत्म हो जाता। लेकिन अब सस्पेंस बना हुआ है। अब इस पे आ जाते हैं। नेक्स्ट ये हो गया -2 -3 -5 -5 + 4 इज -1 फिर नेक्स्ट -2 -9 तो होगा -7 -7 और फिर हो गया 4 2 जा 8 4 2 जा 8 2 + 9 2 + 9 11 11 -8 तो 3 आएगा यहाँ पे। फिर आ गया 4 फिर आ गया 12 4 12 16 16 में से 12 गया तो 4 आ गया। फिर लास्ट रो बच गई 2 -1 1 -3 2 -1 1 2 + 2 4 -3 तो यहाँ पे आएगा 1 फिर यहाँ पे आएगा -8 -8 + 6 -8 + 6 -2 फिर यहाँ आएगा -4 -8 to -12 ++ 9 तो यहाँ पे आएगा -3 तो ये a के बराबर ही बन गई है तो a² = a आ गया। तो यस इट इज़ आइडेम्पोटेंट। ठीक है फिर बढ़ जाते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। which is find all idempotent diagonal matrices of order 3 तो क्या है हमारे पास सिचुएशन? हमारे पास सिचुएशन है कि ऐसी डायगोनल मैट्रिक्स बताओ जो आइडेम्पोटेंट हो और जिनका ऑर्डर 3 हो। तो डायगोनल मैट्रिक्स का क्या मतलब है? डायगोनल मैट्रिक्स का मतलब है कि उसमें केवल डायगोनल एलिमेंट्स ही होने चाहिए। सो लेट A is idempotent diagonal matrix, idempotent diagonal matrix और A को बोल देते हैं हम, क्योंकि अब डायगोनल एलिमेंट्स ही हैं, बाकी सब तो जीरो, तो कुछ भी बोल देते हैं, अल्फ़ा बीटा गामा 3/3 के ऑर्डर की है 0 0 0 0 0 और क्योंकि आइडेम्पोटेंट है इसका मतलब कि A² मस्ट बी इक्वल्स टू A। सो A² कैसे निकालेंगे? A² अब इसी का स्क्वायर करेंगे तो डायगोनल एलिमेंट्स ही मल्टीप्लाई हो जाएंगे। सो अल्फ़ा का अल्फ़ा से मल्टीप्लिकेशन होगा तो अल्फ़ा² बनेगा, बीटा का बीटा से मल्टीप्लाई होगा तो बीटा² बनेगा और गामा का गामा से मल्टीप्लाई होगा तो गामा² बन जाएगा। ठीक है 0 0 0 0 0 0
एंड दिस मस्ट बी इक्वल्स टू ए, यानी कि अल्फ़ा बीटा गामा 0 0 0 0 0 0, ये ही हमारा ए के बराबर है और ए स्क्वायर और ए बराबर होने चाहिए। इसका मतलब अल्फ़ा स्क्वायर शुड बी इक्वल्स टू अल्फ़ा, बीटा स्क्वायर शुड बी इक्वल्स टू बीटा एंड गामा स्क्वायर शुड बी इक्वल्स टू गामा। ठीक है, तो इससे दो ही सॉल्यूशन मिलते हैं अल्फ़ा के। अल्फ़ा या तो 0 हो सकता है या तो 1 हो सकता है, बीटा या तो 0 हो सकता है या तो 1 हो सकता है, एंड सिमिलरली गामा भी 0 हो सकता है या तो 1 हो सकता है। ठीक है, तो ये बात अपन को याद रखनी है। सो अच्छा, अब ऐसी कोई कंडीशन नहीं कि अल्फ़ा, जैसे दिमाग में ऐसा थॉट बन रहे हो कि तीनों ही 0 0 0 हो जाए तभी वो मैट्रिक्स होगी, या तीनों ही 1 1 हो जाए, ऐसा कुछ नहीं है। ये भी आंसर हो सकता है और ये भी आंसर हो सकता है, कुछ भी आंसर हो सकता है। मतलब ये साइमल्टेनियस कंडीशंस नहीं है कि ये 0 है तो ये 0 ही रहेगी, ये 0 है ये 1 हो जाए। ये बात समझ में आ रही है? सो कितनी मैट्रिक्स होंगी टोटल? एक तो ये होगी, एक ये होगी, या अपन ऐसे परमिटेशन एंड कॉम्बिनेशन के टाइप में लिख लेते हैं। यहाँ 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 आएगा कुछ, बाकी जगह तो 0 ही आएगा। स्क्वायर बनाना चाहिए कि यहाँ पे और यहाँ पे कुछ कुछ आएगा, बाकी जगह तो 100% 0 आएगा। अब यहाँ पे क्या क्या आ सकता है? या तो 0 या तो 1। यहाँ पे क्या आ सकता है? या तो 0 या तो 1। यहाँ पे क्या आ सकता है? या तो 0 या तो 1। तो 3 जगह भरनी है। इसको भरने के 2 ऑप्शन है, इसको भरने के भी 2 ऑप्शन है, और इसको भरने के भी 2 ऑप्शन है। सो टोटल नंबर ऑफ मैट्राइसेस कितनी होंगी? टोटल नंबर ऑफ मैट्राइसेस विल बी 2 इंटू 2 इंटू 2, यानी कि 8 मैट्राइसेस बन सकती है। तो वो सारी बना के देख लेंगे। एक बार यहाँ 0 ले लो, फिर यहाँ 0, यहाँ 0, एक बन गई, फिर यहाँ 0, यहाँ 1, यहाँ 1, ऐसे जितने भी परमिटेशन लगा सकते हैं अपन, 8 बना सकते हैं। तो टोटल 8 मैट्राइज हो जाएंगी। ठीक है, फिर बढ़ते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि इफ B is idempotent, if B is idempotent, then prove that first part, A is equals to I minus B is also idempotent, is also idempotent. And second part, AB is equals to BA is equals to 0 if given that B square is B. मतलब ये तो दिया ही हुआ है सवाल में, क्योंकि B idempotent है, तो ये भी प्रूफ करना है। ठीक है, तो क्या है सवाल, पढ़ते हैं अच्छे से कि बी एक आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स है। ठीक है, तो हमें प्रूफ करना है कि एक जो नई मैट्रिक्स है ए, दैट इज़ डिफाइंड एज आई माइनस बी, विल ऑल्सो बी आइडेम्पोटेंट, वो भी आइडेम्पोटेंट होगी। तो पहले का सॉल्यूशन, सबसे पहले अगर आई माइनस बी आइडेम्पोटेंट है तो इसका मतलब हमें क्या प्रूफ करना है? वी हैव टू प्रूफ दैट आई माइनस बी का स्क्वायर इज इक्वल्स टू आई माइनस बी, ये प्रूफ करना है। और गिवन क्या है? गिवन है कि b इज आइडेम्पोटेंट, यानी कि b स्क्वायर इज इक्वल्स टू b। तो हमने प्रूफ करने के लिए इसका लेफ्ट हैंड साइड उठा लिया। सो व्हाट वी हैव, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल्स टू आई माइनस बी, आई माइनस बी का स्क्वायर, यानी कि आई माइनस बी इंटू आई माइनस बी। अब एक ऑर्डर में खोलना है तो खोलना शुरू करते हैं। इसको वैसे नहीं लिख सकते आई स्क्वायर माइनस 2IB, ऐसे नहीं लिख सकते। इसको कैसे लिखेंगे? आई स्क्वायर माइनस IB माइनस BI माइनस माइनस प्लस बी स्क्वायर, ऐसे लिखेंगे इसे। तो अब आई भी बी के बराबर होता है और बी आई भी बी के बराबर होता है, तो यहाँ से अपना काम बन जाएगा। आई स्क्वायर को आई लिख सकते हैं, तो ये हो गया अपने पास आई स्क्वायर इज आई बी इज बी एंड बी आई इज ऑल्सो बी, सो माइनस बी। अब क्योंकि बी स्क्वायर बी के बराबर है, सो इस बी स्क्वायर को हम बी लिख देंगे। सो प्लस बी, तो एक बी से बी कट गया, यानी कि आई माइनस बी बचा। सो हैंस ये राइट हैंड साइड आ गया।
हैंस प्रूफ्ड। ये समझ में आया क्या? यहाँ पे फोकस बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ईजी चीज़ है ये। और ये समझ लो मैट्रिक्स का अलजेब्रा बहुत ही ईजी चीज़ है, बस तुम फोकस करके देख लो एक बार, कभी गलती करोगे ही नहीं। यहाँ पे ये समझ में आ रहा है ना, इसको ऐसे नहीं लिख सकते आई स्क्वायर माइनस 2IB प्लस बी स्क्वायर, ऐसे नहीं लिख सकते। हालांकि इस सिचुएशन में कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि IB लिख लो चाहे BI लिख लो, क्योंकि आइडेंटिटी मैट्रिक्स इन्वॉल्व है, बराबर हो जा रहा है। लेकिन हम इसको अपनी प्रैक्टिस में नहीं लाएंगे, अदरवाइज़ हो सकता है हम फ्लो में गलती कर डालें जहाँ पे सही करना हो वहाँ पे। तो ये प्रूव हो गया पहला। दूसरा क्या प्रूफ करना है? AB इज इक्वल्स टू बी इज इक्वल्स टू 0, ये प्रूफ करना है। तो हमने कहा चलो ठीक है। सो सेकेंड पे आ गया। व्हाट वी हैव टू प्रूव? वी हैव टू प्रूव दैट AB इज इक्वल्स टू BA एंड बोथ आर इक्वल्स टू नल मैट्रिक्स। ए क्या दिया हुआ है सवाल में? सवाल के मुताबिक A इज इक्वल्स टू I माइनस बी। सो I माइनस बी इंटू बी ना, सबसे पहले हमने AB उठा लिया, तो ये क्या होगा? ये होगा IB माइनस बी स्क्वायर। IB will be B and B square is B is idempotent, that's why B square is equals to B, so B minus B, ये आ गया नल मैट्रिक्स। उसके बाद BA क्या है यहाँ पे? BA है BA not AB, BA, so B इंटू I माइनस बी। तो अब खोलेंगे इसको तो ये आएगा BI माइनस बी स्क्वायर, अगेन BI विल बी B minus B square will be B, so the zero null matrix as proved। फिर आ जाते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे कि if A and B are idempotent matrices and if A and B commute then prove that AB is also idempotent। ठीक है, तो क्या करना है यहाँ पे? हमें क्या क्या गिवन है सबसे पहले ये देख लेते हैं। A और B आइडेम्पोटेंट है, यानी कि A स्क्वायर इज इक्वल्स टू A, B स्क्वायर इज इक्वल्स टू B, ये गिवन है। एंड A एंड B कम्यूट, ये भी गिवन है। इसका मतलब तीसरी कंडीशन इज AB इज इक्वल्स टू BA। तो प्रूफ क्या करना है कि AB इज आइडेम्पोटेंट, यानी कि वी हैव टू प्रूव दैट AB का जो स्क्वायर है वो AB के बराबर आ जाएगा। आइडेम्पोटेंट का ये मतलब होता है। तो शुरू हो गए। इसका लेफ्ट हैंड साइड क्या है? लेफ्ट हैंड साइड है AB इंटू ए बी। ठीक है, तो एसोसिएटिव होता है, तो अपन इसको कैसे लिख सकते हैं? A इंटू बी इंटू ए, मतलब कि इन दोनों पे लगा दिया इंटू बी। सो अब क्योंकि ए बी कम्यूट कर रहे हैं, सो बी ए कैन बी रिटन एज ए बी। सो दिस इज बी ए एंड बी ए कैन बी रिटन एज ए बी। सो ए इंटू बी, क्या किया हमने यहाँ पे? बी ए को पलट के ए बी लिख दिया इंटू बी। अब फिर से एसोसिएशन लगा दिया ए और ए का, सो ए इंटू ए मल्टीप्लाइड बाय बी इंटू बी। सो यहाँ पे क्या आ गया? यहाँ पे ए स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर एंड इट इज़ गिवन दैट ए इज़ आइडेम्पोटेंट एंड बी इज़ ऑल्सो आइडेम्पोटेंट। तो यानी कि ये ए और बी हो गए, ए स्क्वायर इज़ ए एंड बी स्क्वायर इज़ बी। सो यही हमारा राइट हैंड साइड है, यही हमारा राइट हैंड साइड है, हैंस प्रूफ्ड। फिर आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे एंड वी हैव क्वेश्चन प्रूव दैट a is equals to -5 -8 0
3 3 0 1 2 -1 is involuntary, is involuntary. हमें प्रूफ करना है कि ये जो है ये इनवॉलेंटरी है. ठीक है, तो कैसे प्रूफ करें? इनवॉलेंटरी है इसका मतलब ए स्क्वायर इज आइडेंटिटी मैट्रिक्स. सो ए स्क्वायर आइडेंटिटी आनी चाहिए. तो बस लग गए काम पे. ए स्क्वायर लिखने जा रहे हैं अब यहाँ पे अपन. सो -5 -8 0 3 3 0 1 2 -1 और यहाँ पे -5 -8 0 3 3 0 1 2 -1. तो अब अपना अपना सॉल्व करो, मैं भी सॉल्व करता हूँ. -25 + 25 + 24 -24 तो 1 आ जाएगा यहाँ पे. फिर आ गया 5 8 40 8 3 24 5 8 40 and 8 3 24. तो ये तो ज़ीरो नहीं आ रहा है यहाँ पे. ज़ीरो आना चाहिए लेकिन ज़ीरो नहीं आ रहा. सही है क्या ये वाली चीज़? चेक करो एक बार, एक कंफर्मेशन कोई दो मुझे. तो ये ज़ीरो नहीं आ रहा. ठीक है, अब चेक करने का कोई फ़ायदा ही नहीं क्योंकि आइडेंटिटी तो बनने वाली है नहीं. आइडेंटिटी तभी बनती जब सब जगह ज़ीरो होता और डायगोनल पे 1 होते. सो दिस इज़ नॉट आइडेंटिटी मैट्रिक्स. इसका मतलब इट इज़ नॉट इनवॉलेंटरी, इज़ नॉट इनवॉलेंटरी. ठीक है, फिर आ जाते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे. The next question is find condition if A is equals to ACB minus A is involuntary. हमें कंडीशन बतानी है कि ये इनवॉलेंटरी हो. अब इनवॉलेंटरी का क्या मतलब है? इनवॉलेंटरी का मतलब है भाई ए स्क्वायर आइडेंटिटी मैट्रिक्स होना चाहिए. ए स्क्वायर शुड बी इक्वल्स टू आइडेंटिटी मैट्रिक्स. ए स्क्वायर निकालते हैं अब यहाँ पे. ए बी सी माइनस ए, यहाँ पे भी ए बी सी माइनस ए. तो जब प्रोडक्ट निकाला यहाँ से ए स्क्वायर तो ये अपने पास आएगा ए स्क्वायर माइनस बी सी. ए स्क्वायर माइनस नहीं प्लस बी सी आएगा कि ए सी आएगा? बी सी आएगा. कोई बताओ ये सही लिखा है क्या?
यहाँ पे ए बी माइनस ए बी आएगा, यहाँ पे आएगा ए सी माइनस ए सी, तो जो ज़ीरो ही हो जाएगा, और यहाँ पे आएगा बी सी माइनस ए स्क्वायर, बी सी माइनस ए स्क्वायर। तो अगर इसको इनवॉलेंटरी होना है तो ये वाली टर्म्स 1 होनी चाहिए, और ये तो ज़ीरो है ही, इनकी तो कोई दिक्कत ही नहीं है, तो कट गई आपस में। सो क्लियरली व्हाट कंडीशन इट शुड बी मैचिंग कि ए स्क्वायर प्लस बी सी शुड बी इक्वल्स टू 1 एंड बी सी माइनस ए स्क्वायर शुड बी इक्वल्स टू 1। ये कंडीशन मैच करनी चाहिए। तो अब इनसे क्या करें, कितने वेरिएबल्स हैं अपने पास, ए बी सी और 2 इक्वेशंस हैं, तो कम्प्लीटली सॉल्व तो नहीं हो पाएंगी, बट अपन अपना बेस्ट ट्राई कर सकते हैं एलिमिनेट करने का, कि यहाँ से ए स्क्वायर को लिख लिया, यहाँ से ए स्क्वायर को लिख लिया 1 माइनस बी सी, तो ये आया अपने पास बी सी माइनस 1 माइनस बी सी यानी कि प्लस बी सी इज इक्वल्स टू 1। सो ये आ गया अपने पास 2bc इज इक्वल्स टू 2, यानी कि bc की वैल्यू हो गई 1, या b और c में एक रिलेशन आ गया, दैट इज b इज इक्वल्स टू 1/c। ठीक है, और b इज इक्वल्स टू 1/c आ गया, तो यहाँ से हम a स्क्वायर की वैल्यू निकाल सकते हैं। सो a स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1 माइनस 1 दैट इज 0। सो a आ गया यहाँ से 0। ठीक है, a 0 आ गया तो b c 1 आ गया, बस इतना कंक्लूजन कर सकते हैं, और कोई कंक्लूजन नहीं है। सो क्या बनेगा अपने पास, a को क्या माना था हमने, a को माना था ए बी सी माइनस ए, सो ए ज़ीरो आ गया, सो दिस शुड बी ज़ीरो, और माइनस ए तो वो भी ज़ीरो, और यहाँ पे बी, तो बी को बी लिख देते हैं, और यहाँ पे सी को 1/b लिख देते हैं। सो इस फॉर्म की मैट्रिक्स होगी अगर, तो हमारे पास वो इनवॉलेंट्री मैट्रिक्स होगी। आ रही है ये बात समझ में? तो उसके दो आंसर हो जाएंगे, बी इज इक्वल्स टू 1/c और ए इज इक्वल्स टू 0। फिर बढ़ जाते हैं हम आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे, कि प्रूव दैट 1 minus 3 4 minus 1 3 4 and 1 minus 3 4 is nilpotent and find its index। तो सबसे पहले तो चेक करने के लिए nilpotent है कि नहीं, इसका डिटर्मिनेंट 0 होना चाहिए। सो डिटर्मिनेंट देख लेते हैं, डिटर्मिनेंट ऑफ a मस्ट बी 0 फॉर nilpotent। सो डिटर्मिनेंट यहीं से कैलकुलेट कर लेते हैं, 1 3 4 12 माइनस 12 यानी कि 24, देन प्लस 3 -4 -4, देन प्लस 4 3 -3, तो ये हो गया अपने पास 24 -24 इज इक्वल्स टू 0। तो यस, डिटर्मिनेंट ऑफ ए 0 आ रहा है, यानी कि निलपोटेंट होने की संभावना है। ठीक है, अब क्या चक्कर है, अब अपन को देखना पड़ेगा, पहले ए देखना पड़ेगा कि क्या वो 0 है, तो ऑफकोर्स नहीं है वो 0, है ना, सारे एलिमेंट 0 होने चाहिए तभी मैट्रिक्स नल मैट्रिक्स होती है। फिर ए स्क्वायर चेक करना पड़ेगा, अगर वो 0 आ गया तो यही इंडेक्स हो जाएगा। सो ए स्क्वायर चेक करते हैं। सो ए स्क्वायर लिखा है यहाँ पे अपन ने, ठीक है, ये स्क्वायर है, अब मैं ए स्क्वायर लिखने जा रहा हूँ, अगर 0 आ गया तो बस यही इंडेक्स है, ये होगा 1 -1 +1 नहीं 1
-3 होगा +3, तो ये 0 आ गया। फिर -3 -9 कर ही लेते हैं फटाफट। ये होगा -3 + 9 + 9 मिनट +12 -12, तो ये -3 -9 और आखिरी में 4 3 -12, ये तो 0 नहीं आ रहा, फिर अटक गई गाड़ी। -3 -9 -12, अगर ये प्लस हो जाए ये वाला तो 0 हो जाएगा, इसको प्लस कर लेते हैं क्वेश्चन में। देख लो ये आखिरी वो है करेक्शन, नहीं आया तो फिर इससे आगे नहीं कर पाएंगे। तो अगर ये प्लस आ गया तो फिर ये प्लस, तो ये 0 हो जाएगा। फिर अगला 4 -12 +16, ये भी 0 हो गया। फिर अगले पे आ गए -1 -3 -4 +4, ये भी 0 हो गया। फिर -3, फिर यहाँ पे +3, फिर +9, फिर +9, नहीं हो रहा ये 0, तो 2 तो नहीं है इसका इंडेक्स। तो ठीक है, मतलब ऐसे करते करते a³ a⁴ तो ऑफकोर्स नहीं निकाल पाएंगे, इतना नहीं हो पाएगा अपन से। तो है ये निलपोटेंट, अच्छी बात है, लेकिन अब उसका इंडेक्स अपन बताने में नहीं बता पाएंगे, आप इससे ज़्यादा नहीं हो पाएगा। फिर आ जाते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है थोड़ा आसान, फाइंड वेदर AB B² -A² -AB is nilpotent or not, is nilpotent or not, ये nilpotent है कि नहीं ये अपन को बताना है। तो सबसे पहला काम तो इसका मॉड्यूलस चेक करते हैं, डिटर्मिनेंट चेक करते हैं सबसे पहला काम। तो डिटर्मिनेंट चेक करने गए तो ये बना अपने पास -A² B² माइनस माइनस +A² B², तो डिटर्मिनेंट तो 0 आ गया, यानी कि निल पोटेंट है। अब इसमें एक करके देखते हैं बस, और क्या, 2/2 का है तो अब इतना तो अफोर्ड कर ही सकते हैं। तो AB × B² -A² -AB, इसका मल्टीप्लिकेशन करना है अपन को सेम उसी से, AB B² -A² -AB। अब मैं लिखने जा रहा हूँ यहाँ पे A² B² आएगा, यहाँ पे 0। फिर अगला AB² -AB², ये भी 0। फिर -A² B और +A²B, ये भी 0। और ये -A² B² +A²B, ये भी 0। तो A² ही 0 आ गया यहाँ से, तो इसका इंडेक्स हो गया 2। बस खुशी मिली हमें इस बात में। तो ये बात हो चुकी है अपने इनवॉलंटरी मैट्रिक्स, ये अपनी आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स, इन सब चीज़ों की चल पड़ी कहानी। अब आ जाते हैं अपन नेक्स्ट टॉपिक पे, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एंड वेरी इजी ऑल्सो। सो नेक्स्ट टॉपिक इज ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स। ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स तो बहुत ही ईजी, अगर रोज़ को इंटरचेंज करके कॉलम बना दो तो वो कहलाता है ट्रांसपोज ऑफ दैट मैट्रिक्स। सो इसकी डेफिनेशन लिखते हैं, ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स ए, ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स ए
is denoted as ए के ऊपर ऐसे लगा देते हैं सुपरस्क्रिप्ट टी छोटी सी, या ए डैश, ए टी लिख लो या ए डैश लिख लो, दोनों ही ट्रांसपोज को डिनोट करती हैं. एंड कैन बी obtained from A by interchanging rows and columns. रोज और कॉलम्स को इंटरचेंज कर दिया तो ट्रांसपोज निकल के आ जाता है. जैसे हमारे पास एक मैट्रिक्स दी हुई है. अच्छा, ट्रांसपोज के लिए ज़रूरी नहीं कि वो स्क्वायर मैट्रिक्स हो, किसी भी ऑर्डर की हो सकती है. सो 1 2 3 4 5 6, इस मैट्रिक्स का हमें ट्रांसपोज निकालना है. देन ए ट्रांसपोज विल बी, इस रो को कॉलम बना दो यहाँ पे, तो ये बन गया 1 2 3, और इस रो को बना दो कॉलम 4 5 6. तो ये ट्रांसपोज ऑफ द मैट्रिक्स हो गया. सिंपल. ठीक है. तो इसका ऑर्डर क्या था? इसका ऑर्डर था जितने नंबर ऑफ रोज हैं तो 2/3, और इसका कितना है 3/2. तो क्लियरली अगर एक मैट्रिक्स का ऑर्डर m क्रॉस n है तो उसके ट्रांसपोज का ऑर्डर n क्रॉस m होगा. तो अब कुछ इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ लिख लेते हैं अपन ट्रांसपोज की. So first is, if order of A is m cross n, then order of A transpose will be n cross m. पलट जाएगा, है ना. कॉमन सा एक एनलाइटनिंग ऑब्जर्वेशन है जो ऑलरेडी हम एंटिसिपेट कर पा रहे हैं. अच्छा, अब मान लो सपोज मैंने कहा तुमसे कि एक ट्रांसपोज है उसका मैंने ट्रांसपोज, एक मैट्रिक्स है उसका मैंने ट्रांसपोज लिया, तो ये बन गया. ठीक है. अब इसका फिर से ट्रांसपोज लेंगे तो क्या बनेगा? फिर यही बन जाएगा, है ना. इसका ट्रांसपोज लेगो तो अब क्या, इसके लिए ये रो, ये रो हो गई, तो उसको अपन कॉलम में जमा देंगे तो 1 4, फिर ये अगली तो 2 5, फिर ये 3 6, तो ये 3 6, फिर मिला के यही बन गया. सो इसका मतलब अगर अपन ने किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लिया और फिर उसका भी ट्रांसपोज ले लिया तो वापस वही मैट्रिक्स बन जाएगी. ठीक है. अच्छा, नेक्स्ट पॉइंट कि जैसे एक मैट्रिक्स ली हमने, कोई भी रैंडम मैट्रिक्स है, सेम मत रखो, कुछ और रख दो, अल्फ़ा बीटा गामा, और इसको ऐड किया किसी अन्य मैट्रिक्स से, तो ऑफ कोर्स ऐड तभी कर सकते हैं जब रोज और कॉलम सेम हो. तो एक्स वाई जेड पी क्यू आर, तो निकल के आएगा कुछ. ठीक है. अच्छा, अगर अपन ने ऐड करने के बाद ट्रांसपोज ले लिया तो क्या इसका ट्रांसपोज ले लें वो बात बराबर है कि जैसे यहाँ पे लिखा अपन ने x प्लस एक्स दैट इज़ 2x, y प्लस वाई दैट इज़ 2y, z प्लस जेड इज़ 2z. यहाँ पे लिखा अल्फ़ा प्लस पी, बीटा प्लस क्यू, गामा प्लस आर, और उसका ट्रांसपोज ले लिया. सो क्या हो जाएगा? 2x 2y 2z, देन अल्फ़ा प्लस पी, बीटा प्लस क्यू, गामा प्लस आर, ये बन जाएगा. अच्छा, पहले ऐड करा फिर ट्रांसपोज लिया, ट्रांसपोज करके ऐड करते, जैसे इसका ट्रांसपोज ले लेते पहले, तो अल्फ़ा बीटा गामा बनता, एक्स वाई जेड बनता, और फिर इसका ट्रांसपोज ले लेते, फिर दोनों को ऐड करते, तो यही आता, है ना. कुल मिला के ट्रांसपोज का जो ऑपरेशन है वो सम में डिस्ट्रीब्यूटिव है. ये बताना चाह रहा हूँ मैं, अगर तुम्हारे दिमाग में क्या है तो. So what you have to remember that ट्रांसपोज वाला जो ऑपरेशन है वो सम में डिस्ट्रीब्यूटिव है. यहाँ पे अपन ए टी प्लस बी टी लिख सकते हैं. तो चाहे पहले सम निकाल के ट्रांसपोज निकाल लो या ट्रांसपोज निकाल के सम निकाल लो, बात बराबर है. ठीक है. ये हो गया अपना तीसरा पॉइंट.
फिर फोर्थ पॉइंट, लेट्स से अपन ने मल्टीप्लाई किया एक मैट्रिक्स को के से और फिर उसका ट्रांसपोज ले लिया, तो के तो हर एलिमेंट्स के साथ मल्टीप्लाई होता है, तो यानी कि अगर अपन ने पहले ए का ट्रांसपोज ले लेते फिर उसमें के मल्टीप्लाई करते तब भी बात बराबर ही रहती। के को क्या पता कि वो किस ऑर्डर में जाके मल्टीप्लाई हो रहा है, के तो सब में बराबरी से मल्टीप्लाई हो जाता है। ये बात समझ में आ रही है, फोर्थ पॉइंट। फिर आ जाते हैं अपन फिफ्थ पॉइंट पे। फिफ्थ पॉइंट इज ए इंटू बी। जैसे यहाँ पे एडिशन में ये ट्रांसपोज डिस्ट्रीब्यूटिव होता है, वैसे ही मल्टीप्लिकेशन में कुछ अलग सा होता है, और वो होता है रिवर्सल लॉ, कि ए इंटू बी का ट्रांसपोज लिखा तो ट्रांसपोज डिस्ट्रीब्यूट करते टाइम ऑर्डर बदल जाएगा, सो बी टी इंटू ए टी हो जाएगा ये। तो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, दिस फॉलोज रिवर्सल लॉ। ठीक है, ये बात अपन को ध्यान में रखनी है। तो इसका जनरल स्टेटमेंट भी लिख सकते हैं अपन कि a1 इंटू A2 इंटू A3, और चलते चलते ऐसे एक ए तक है, और उसकी पावर मतलब उसका ट्रांसपोज निकाला, इन सब का मल्टीप्लाई करके ट्रांसपोज निकाला, तो ऑर्डर चेंज हो जाएगा अगर अपन डिस्ट्रीब्यूट करना चाहते हैं ट्रांसपोज को मल्टीप्लिकेशन में। तो दैट विल बी ए के की पावर टी, पावर नहीं मतलब ए के का ट्रांसपोज, फिर ए के -1 का ट्रांसपोज, देन चलते चलते A2 का ट्रांसपोज इंटू A1 का ट्रांसपोज। फिर रिवर्सल लॉ फॉलो हो रहा है जनरलाइज्ड मल्टीप्लिकेशन में। ठीक है, और इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि जैसे a की पावर k है, अगर सब ए बराबर है और उसका ट्रांसपोज लिया तो अब कोई दिक्कत ही नहीं है, अब सब का इंडिविजुअली ट्रांसपोज ले सकते हैं फिर पावर चढ़ा सकते हैं। तो इसमें तो सभी जो मल्टीप्लिकेशन में आ रहे हैं वो सब सेम है, तो ऑर्डर का कोई इंपॉर्टेंस नहीं है। सो हेयर वी कैन राइट ए का ट्रांसपोज ले लिया और फिर उसके बाद पावर चढ़ा दी। दिस वी हैव टू रिमेंबर, दिस इज आवर फिफ्थ पॉइंट। फिर आ जाते हैं अपन नेक्स्ट पॉइंट पे, सिक्स पॉइंट पे, कि ट्रांसपोज हर टाइप की मैट्रिक्स के लिए डिफाइंड है, लेकिन अगर पर्टिकुलरली स्क्वायर मैट्रिक्स हो जाए तो फिर क्या होगा। सो इफ ए इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स, ए इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स, तब जो ए ट्रांसपोज का डिटर्मिनेंट है वो ए के डिटर्मिनेंट के बराबर होगा, है ना। स्क्वायर मैट्रिक्स में ही क्यों डिफाइन कर रहे हैं, क्योंकि स्क्वायर मैट्रिक्स का ही डिटर्मिनेंट डिफाइन होता है। किस वजह से, क्योंकि डिटर्मिनेंट को रोज और कॉलम इंटरचेंज कर लिया जाए तो वो सेम होता है ना। तो ये बात अपन को समझनी है कि अगर स्क्वायर मैट्रिक्स है तो उसके ट्रांसपोज का डिटर्मिनेंट उसी के डिटर्मिनेंट के बराबर हो जाएगा, क्योंकि रोज और कॉलम को इंटरचेंज कर दें अगर तो डिटर्मिनेंट की वैल्यू चेंज नहीं होती। ठीक है, तो ये इतनी प्रॉपर्टी काफ़ी है ट्रांसपोज की। अब अपन कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं ताकि इन प्रॉपर्टीज़ को कॉन्क्रीट कर पाए। तो प्लीज़ वॉच क्लोजली और आराम से देखो कि एक है हमारे पास क्वेश्चन जिसमें लिखा हुआ है डिटर्मिनेंट ऑफ ए ट्रांसपोज, उसके अंदर भी डिटर्मिनेंट है, मल्टीप्लाइड बाय उसके अंदर भी डिटर्मिनेंट है, ए का डिटर्मिनेंट और ये डिटर्मिनेंट क्लोज मल्टीप्लाइड बाय ए। ठीक है, मतलब ये सबसे बड़ा डिटर्मिनेंट, उसके अंदर एक तो ए है अलोन, और उसके साथ फिर एक डिटर्मिनेंट है, उस डिटर्मिनेंट के अंदर एक ए ट्रांसपोज है और उसके अंदर फिर से एक और ए डिटर्मिनेंट है। सो दिस वैल्यू इज गिवन एज ए के डिटर्मिनेंट की पावर लैम्डा। सो फाइंड लैम्डा, ये क्वेश्चन है। वेयर ए इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 4, ठीक है। तो ये बताना है हमें कि भाई क्या करें इसमें।
तो एक मैं तुम्हारा रिकॉल करवाता हूँ एक छोटी सी चीज़, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पास 4 मल्टीप्लाइड बाय मैट्रिक्स है और उसका डिटर्मिनेंट लेना है हमें। तो 4 क्या इंडिविजुअली सबसे मल्टीप्लाई होगा, यानी कि अगर हम डिटर्मिनेंट के बाहर निकालें इसको, तो सारे करस्पॉन्डिंग रो या सारी करस्पॉन्डिंग रो से 4 4 4 बाहर आएगा। तो अगर इसका ऑर्डर n है तो क्या बाहर निकल के आता है 4 टू द पावर n, और फिर डिटर्मिनेंट ऑफ a निकलता है। ये बात समझ में आ रही है? आर यू गेटिंग दिस? हाँ सर। तो अब अपन इस पर लगाते हैं दिमाग कि यहाँ पे A ट्रांसपोज मल्टीप्लाइड बाय A है, अंदर ही है ये, ठीक है। तो A ट्रांसपोज का डिटर्मिनेंट क्या होता है? A ट्रांसपोज का डिटर्मिनेंट A ही होता है, सबसे पहली प्रॉपर्टी तो ये पता है अपन को। अब पहले केवल इतने पे फोकस करो, केवल इतने पे, इतने पर, क्योंकि अपन एकदम अंदर से बाहर निकलेंगे तब ये मॉड्यूलस सॉल्व होगा। सो सबसे पहला तो ये है चक्कर, वो इस मॉड्यूलस के अंदर है, यानी कि A ट्रांसपोज जब इससे बाहर निकल के आएगा, सो क्या बन के आएगा वो बन के आएगा A ट्रांसपोज के डिटर्मिनेंट की पावर 4। ये बात समझ में आ रही है? इस वाले ब्रैकेट में से अपन ने A डिटर्मिनेंट से ये वाली चीज़ बाहर निकाली। सो क्योंकि इसका ऑर्डर n है तो ये तो एक नंबर की तरह काम कर रहा है वहाँ पे, है ना। ये फिर से देखो इसको, मैं केवल अभी इतना लिख रहा हूँ, A डिटर्मिनेंट मल्टीप्लाइड बाय A ट्रांसपोज। सो A ट्रांसपोज मल्टीप्लाइड बाय A डिटर्मिनेंट मल्टीप्लाइड बाय A ट्रांसपोज। सो ऐसे नहीं लिखना चाहिए वैसे कायदे से, इसको ऐसे लिखना चाहिए, डिटर्मिनेंट ऑफ A मल्टीप्लाइड बाय A ट्रांसपोज, ऐसे लिखा हुआ है। तो चाहे ऐसे लिख लो, चाहे इसको पहले मल्टीप्लाई कर लो, कोई दिक्कत ही नहीं है। क्यों नहीं है दिक्कत? क्योंकि ये तो एक स्केलर है ना, दिस इज़ अ स्केलर। तो A इंटू हमने A ट्रांसपोज लिख लिया इसको। अब उसके आगे ये मॉड लगा हुआ है, तो ये मॉड लगा हुआ है। अब ये स्केलर है यहाँ पे, ठीक है। तो जब स्केलर बाहर निकल के आता है तो क्या बनाता है वो जो भी स्केलर है उसकी पावर n बना देता है। तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे होगा A टू द पावर 4 और फिर डिटर्मिनेंट हो जाएगा A ट्रांसपोज का, ठीक है। और फिर उसके साथ A भी मल्टीप्लाइड, उसको भी बाद में देखेंगे, पहले तो इसको सॉल्व करें। तो अब A ट्रांसपोज का डिटर्मिनेंट A ही होता है, सो A टू द पावर 4 एंड डिटर्मिनेंट ऑफ A टू द पावर 1। सो ओवरऑल क्या हो जाएगा, ये डिटर्मिनेंट A की पावर 5। मतलब ये जो चीज़ लिखी हुई है यहाँ पे, दिस इज़ A टू द पावर 5, डिटर्मिनेंट A टू द पावर 5। सो अब इसको मैंने यहाँ पे शॉर्ट में लिख लिया, डिटर्मिनेंट A टू द पावर 5 मल्टीप्लाइड बाय A और फिर उसका भी डिटर्मिनेंट। अब सोचो ज़रा आराम से बैठ के कि ये फिर वही स्केलर है और ये बाहर निकल के आएगा तो इसकी पावर क्या चढ़ेगी, इसकी पावर फिर से 4 चढ़ेगी, क्योंकि इसकी पावर इसका इसका क्या बोलते हैं, इसका ऑर्डर 4 है। सो नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, ये डिटर्मिनेंट जो भी है वो है A टू द पावर 5 और उसकी भी पावर क्या चढ़ानी है अपन को, उसकी पावर चढ़ानी है 4। और फिर ब्रैकेट के अंदर क्या बचेगा, ये वाला डिटर्मिनेंट मॉड A। सो दिस इज़ A डिटर्मिनेंट A की पावर 20 मल्टीप्लाइड बाय डिटर्मिनेंट ऑफ A। तो ये फाइनली क्या आया, डिटर्मिनेंट की पावर 21। तो ये रिड्यूस होके डिटर्मिनेंट A की पावर 21 के फॉर्म में आ गया है और यही डिटर्मिनेंट A की पावर लैम्डा है। यहाँ से लैम्डा की वैल्यू आ गई 21। आ रहा है क्या ये समझ में? एक बार फिर से समझाऊँ क्या? एक बार हाँ फिर से सर, फिर से। एक बार फिर से शुरू से मैं समझाता हूँ। देखो ये कॉन्सेप्ट तुम्हें समझ में आया सबसे पहले तो, कि अगर कोई भी ऐसे डिटर्मिनेंट है और हमने कुछ भी स्केलर मल्टीप्लाई, कोई भी मैट्रिक्स है, कुछ भी स्केलर मल्टीप्लाई किया उससे और फिर उसके डिटर्मिनेंट ले लिया, सो ये ऑपरेशन में जब k बाहर आएगा तो जो भी इसका ऑर्डर है वो पावर लेके बाहर आएगा, वो k टू द पावर n मल्टीप्लाइड बाय डिटर्मिनेंट ऑफ a,
ठीक है, एक कॉन्सेप्ट तो ये। दूसरा कॉन्सेप्ट कि ट्रांसपोज का डिटर्मिनेंट उसी मैट्रिक्स के बराबर होता है। ठीक है, तो अब स्टेप बाय स्टेप अपन पूरा एकदम बारीकी से लिखते हैं। मिटाओ सब, तो मिटाने की ज़रूरत नहीं, नीचे लिख लेते हैं। सो व्हाट वी हैव दिस थिंग। ए की ऑर्डर 4 दी हुई है। ठीक है, सो अपन को इन्वर्ट शुरू करना पड़ेगा, अंदरूनी तौर पे शुरू करना पड़ेगा। सो ये एक मैट्रिक्स लिखा हुआ है, उसके साथ एक स्केलर मल्टीप्लाइड है। तो जब इस मॉड के ये मैट्रिक्स बाहर, ये स्केलर बाहर आएगा, सो क्या पावर लेके बाहर आएगा, ये पावर लेके बाहर आएगा 4। और फिर उसके अंदर क्या बचा, उसके अंदर बचा डिटर्मिनेंट ऑफ ए ट्रांसपोज, और बाकी जो है सो तो है ही है, ये ए यहाँ पे और यहाँ पे एक बड़ा वाला मॉड्यूलस। ठीक है, अब हमने क्या प्रॉपर्टी यूज़ की कि जो ए ट्रांसपोज का डिटर्मिनेंट होता है वो ए के डिटर्मिनेंट के बराबर ही होता है। सो ए का डिटर्मिनेंट की पावर 4 मल्टीप्लाइड बाय ए का डिटर्मिनेंट मल्टीप्लाइड बाय ए मैट्रिक्स का होल डिटर्मिनेंट। सो अब ये ए का डिटर्मिनेंट की पावर 4 है और ये ए के डिटर्मिनेंट की पावर 1 है। सो ये हो जाएगा ए का डिटर्मिनेंट टू द पावर 5 और उसके साथ है मैट्रिक्स। ठीक है, अब इस में से बाहर कौन आएगा, मैट्रिक तो बाहर आता नहीं है, स्केलर बाहर आता है और स्केलर है यहाँ पे ए टू द पावर 5। तो जब ये बाहर आएगा तो अपने साथ 4 पावर लेके आएगा। सो ये हुआ डिटर्मिनेंट ए टू द पावर 5 की पावर 4 और ब्रैकेट के अंदर बचा डिटर्मिनेंट ऑफ ए मैट्रिक्स। तो अब ये हो गया डिटर्मिनेंट ऑफ ए टू द पावर 20 मल्टीप्लाइड बाय डिटर्मिनेंट ऑफ ए टू द पावर 1। सो इट इज़ फाइनली डिटर्मिनेंट टू द पावर 21, इसलिए लैम्डा की वैल्यू 21 आ गई। ये अब आया समझ में? हाँ सर। ठीक है, तो कुछ नहीं, बस मैनिपुलेशन है इधर से उधर, बस स्टेप बाय स्टेप अपन को फूक फूक के करना है। फिर आ जाते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन पे कि वी हैव ए मैट्रिक्स मल्टीप्लाइड बाय ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स और उसका डिटर्मिनेंट माइनस 3 इंटू ए मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट -4 इज इक्वल्स टू 0। देन फाइंड मैट्रिक्स ए का डिटर्मिनेंट। तो ये जो इक्वेशन लिखी है ये तो एक रियल पॉलिनोमियल इक्वेशन टाइप है, ऐसा समझ सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे तो ये जो लिखा है ना डिटर्मिनेंट ऑफ, ये तो नंबर है, इसलिए यहाँ आई एन नहीं लिखा। आई एन कब लिखते हैं, जब मैट्रिक्स होता वहाँ पे। सो अगर दिमाग में ऐसा कन्फ्यूजन आ रहा है कि 4 के साथ आई एन क्यों नहीं लिखा, तो देखो यहाँ पे मैट्रिक्स थोड़ी है, यहाँ तो डिटर्मिनेंट है, इस वजह से। तो इसको सॉल्व करना है अपन को, बताना है कि भाई बताइए डिटर्मिनेंट ऑफ ए क्या होगा। तो सबसे पहला पॉइंट कि यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, ए इंटू ए ट्रांसपोज और उसका डिटर्मिनेंट है। तो डिटर्मिनेंट मल्टीप्लिकेशन में डिस्ट्रीब्यूट वो होता है, डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। सो दिस विल बी डिटर्मिनेंट ऑफ ए मल्टीप्लाइड बाय डिटर्मिनेंट ऑफ ए ट्रांसपोज -3 इंटू ए का डिटर्मिनेंट -4 इक्वल्स टू 0। फिर ए ट्रांसपोज का डिटर्मिनेंट ए ही होता है, ए का ही डिटर्मिनेंट होता है। तो नेक्स्ट स्टेप में ए इंटू ए -3 इंटू ए का डिटर्मिनेंट -4 इज इक्वल्स टू 0। अब डिटर्मिनेंट ए को अपन बोल देते हैं फिलहाल के लिए x। सो ये आ गया अपने पास x² -3x -4 इज इक्वल्स टू 0। सो हो रही है क्या स्प्लिटिंग? हो रही है। x² -4x प्लस x -4 इज इक्वल्स टू 0। सो x -4 प्लस 1 x -4 इज इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से आया अपने पास x + 1 एंड x -4 इज इक्वल्स टू 0। सो
x इज इक्वल्स टू -1 एंड x इज इक्वल्स टू 4, यानी कि डिटर्मिनेंट ऑफ ए या तो -1 हो सकता है या तो 4 हो सकता है ना, दोनों ही पॉसिबल आंसर है। गलती से ऐसा मत करना कि मॉड ए 1 माइनस नेगेटिव नहीं होगा, ऐसा नहीं है, क्योंकि ये तो डिटर्मिनेंट है, डिटर्मिनेंट की वैल्यू तो आ सकती है नेगेटिव। सो बोथ आर एक्सेप्टेबल आंसर्स। तो क्या कॉन्सेप्ट यूज़ हुआ है इसमें? इसमें कॉन्सेप्ट ये यूज़ हुआ है कि डिटर्मिनेंट ऑफ एक्स और वाई मैट्रिक्स कैन बी डिस्ट्रीब्यूटेड, एक्स और वाई मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट का इंडिविजुअल का प्रोडक्ट, एंड सेकेंड ट्रांसपोज, किसी मैट्रिक्स के ट्रांसपोज का डिटर्मिनेंट उसी का डिटर्मिनेंट होता है। सो फंक्शन का टेस्ट है सैटरडे इवनिंग को। सो फर्स्ट पार्ट इज़ होमवर्क का कि इलस्ट्रेशन 9.36 से 3.4 करने हैं, वही आइडेम्पोटेंट और निलपोटेंट जो डेफिनेशन शुरुआत में बताई उनके बेसिस पे क्वेश्चन है मात्र 5। फिर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन से सिंगल करेक्ट 1 से 10 तक अटैम्प्ट करना उन्हें। जो स्क्यू सिमेट्रिक है, ऐसा लग रहा हो कि नहीं है, अभी नहीं पढ़ा, उसको छोड़ देना। कुछ क्वेश्चंस ऐसे भी आ जाएंगे जो नहीं पढ़े हैं अभी, ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स और वो सब, वो नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे अपन। और फिर बैठ के फंक्शन उठाना, फंक्शन के क्वेश्चन सॉल्व करना और उसको रिवाइज करना जो भी अपन ने नोट्स बनाए, ठीक है। और सैटरडे इवनिंग को इसका टेस्ट है, इस वजह से। तो मिलते हैं फिर कल नेक्स्ट क्लास में। बाय बाय। बाय ठीक है सर। सर, बाय।